Hello everyone, myself Dr. Rosie Gailan from Government Senior Secondary School NIT 3 Faridabad. We are doing the chapter Gravitation and in this lecture we are going to discuss about the topics mass, weight, thrust, pressure and buoyancy. Now let us start with the topic mass. What is mass? To understand the concept of mass, consider an example. हम सब क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। क्रिकेट की जो बॉल होती है वो बहुत हैवी होती है और दूसरी क्या है, टेनिस बॉल को भी हमने देखा है। टेनिस बॉल क्या है, वो हल्की होती है। तो इन दोनों बॉल्स के भारीपन और हल्केपन के डिफरेंस को जिस फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम मास कहते हैं। नाउ वी विल डिफाइन मास। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को मास कहा जाता है। अब जब हम दो बॉल्स के एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं तो जो भारी बॉल है उसमें मैटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है और जो बॉल हल्की है उसमें मैटर की क्वांटिटी क्या है, कम है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम अपने क्लास में बैठे हुए हैं और हमारे क्लासरूम में बहुत सारे बेंचेस होते हैं। जो बेंच क्या है वो किससे बने हैं? लकड़ी से बने हुए हैं। और मान लेते हैं कि हमारे हाथ में एक लकड़ी का बना हुआ एक कीरिंग है। अब दोनों ही वस्तुएं लकड़ी की हैं, परंतु हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो कीरिंग है वो हल्का है और उसको हम आसानी से अपने हाथ में उठा सकते हैं, जबकि हम बेंच को आसानी से नहीं उठा सकते। इसका मतलब जो बेंच है वो भारी है। और वो भारी क्यों है? क्योंकि उसमें लकड़ी की ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कीरिंग में लकड़ी की कम मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मास की इकाई क्या है, मास को किसमें नापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट जाते हैं और हम सब्जी खरीदते हैं। 1 केजी आलू हमने खरीदा या 1 केजी प्याज हमने खरीदा, तो ये जो केजी है ये क्या है, यूनिट है। तो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। इसको हम केजी से लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है कि मास को किससे मेजर किया जाता है। मास को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसको हम बीम बैलेंस बोलते हैं और इसे हिंदी में तराजू भी कहा जाता है। ये अक्सर हम दुकान पे देखते हैं। या दूसरा एक वेइंग मशीन का इस्तेमाल भी होता है जिसमें हम मास को मेजर करते हैं। बीम बैलेंस। नेक्स्ट थिंग आती है कि मास कैसी क्वांटिटी है। मास स्केलर है या वेक्टर है। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक वो जिनकी दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उनको हम वेक्टर बोलते हैं। और दूसरी वो क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनकी दिशा नहीं होती है, तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ मास जो है उसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 1 केजी है तो इसमें 1 जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि क्या मास जो है किसी वस्तु का वो हर जगह एक समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक कंसीडर करें कि एक बच्चा है, उसका मास अर्थ की सरफेस के ऊपर 30 केजी है और वो बच्चा अगर मून पे चला जाए तो उसके मास के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, तो कोई भी वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है तो उसमें प्रेजेंट उस क्वांटिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मास हमेशा एक समान रहता है।
mass remains same. Now the next thing is, क्या किसी वस्तु का मास 0 हो सकता है? अब मान लेते हैं कि हमारे हाथ में एक चौक है। अब अगर हम उस चौक के छोटे छोटे टुकड़े करते रहें तो लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा पीस बच जाएगा। अब क्योंकि वो पीस भी किसी पदार्थ से बना होगा, उसमें कुछ न कुछ मात्रा मैटर की प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। Never 0. Now the next thing is, what is weight? Weight is defined as the force with which earth attracts the object toward its center. भार वह बल है जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो भार को हम कैसे लिख सकते हैं? भार का फार्मूला क्या है? As we know that F is equal to m into A. And earth attracts the object toward its center. जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम लिखेंगे F is equal to m into G. बिकॉज जब अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है तो उस केस में A is equal to G. एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस कर देते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। इसलिए हम कह सकते हैं कि W is equal to m into G. Now the next thing is, what is the unit of weight? वेट की इकाई क्या है? क्योंकि वेट क्या है? एक बल है, तो हम कह सकते हैं कि वेट की इकाई क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट इज, वेट कैसी क्वांटिटी है? अभी हमने कहा कि पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। इट मीन्स वेट कैसी क्वांटिटी होगी? वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, या कह सकते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि वेट कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। नेक्स्ट है, वेट को किससे मेजर करते हैं? वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने जब मास के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि मास कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चेंज नहीं होता। वेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं? एज वी नो दैट द शेप ऑफ अर्थ इज एलिप्टिकल। तो जो अर्थ का रेडियस है वो पोल्स पर कम है और इक्वेटर पर ज्यादा है। ये अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस है और ये अर्थ का पोलर रेडियस है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है RE, दैट इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस RP. नाउ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी G इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, and gravity G is inversely proportional to R square. If RE is more, then G is less. It means the value of acceleration due to gravity at poles is more than the value of acceleration due to gravity at equator. Now what is the value of weight? Weight is equal to m into G. The value of gravity at poles is more in comparison to the value of gravity at equator. Therefore, the value of the weight of the object at poles is greater than the value of the weight of the object at
इक्वेटर, कि अगर हम 30 केजी का एक ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर रखें और 30 केजी का ही ऑब्जेक्ट अगर हम पोल्स पर रखें तो इक्वेटर पर जो वैल्यू आएगी वेट की वो कम होगी और पोल्स पर जो वैल्यू आएगी वेट की वो ज्यादा होगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ वेट डज नॉट रिमेन सेम व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves from one place to another place because it depends upon the value of acceleration due to gravity g. Now as we know that value of mass can never be zero. मास की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो क्या वेट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको देखते हैं। As we know that weight W is equal to m into g. It depends upon the value of acceleration due to gravity g. And the value of gravity at the center of earth is 0. And if g is 0 at the center of earth, then W is also 0. Therefore, we can say that weight of an object can be 0. Now the next topic is, what is the weight of an object on the surface of moon? Weight of an object on the surface of moon. As we know that W is equal to m into g and g is equal to gm by r square. Therefore, we can say that weight of an object on the surface of earth WE is equal to G M E small m divided by RE square, and weight of the object on the surface of moon WM is equal to GMM divided by RM square. Here ME is the mass of earth and small m is the mass of the object. G is gravitational constant and Re is the radius of earth. Similarly, mm is the mass of moon and small m is the mass of object and Rm is the radius of moon. Now we will see that Wm, this is equal to G mm divided by r square into re square divided by g me into m. g से g कैंसल, m से m कैंसल, क्या आ गया हमारे पास mm डिवाइड बाय rm स्क्वायर इंटू re स्क्वायर डिवाइड बाय m into e. Now put these values. mm is equal to 7.36 into 10 raised to power 22. Re is equal to 6.37 into 10 raised to power 6. Rm is equal to 1.74 into 10 raised to power 6. And Me is equal to 5.98 into 10 raised to power 24. Put these values in this equation, and after doing simple calculations we will find that Wm divided by We is equal to 1 by 6. Therefore Wm is equal to 1 by 6 of We. It means mass of an object remains same everywhere, but weight of the object changes, and weight effect on the weight of the object on the surface of moon is, it is equal to 1 by 6 of the weight on the surface of earth. Wm is equal to 1 by 6 of We. Now let us see what is the effect
on the weight of the object on the surface of a moon with the help of an numerical. For example, a boy is standing on the surface of earth and the mass of the boy is 30 kg. Now, if the same boy moves on the surface of a moon, then what is the effect on the weight? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वेट ऑफ द बॉय ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड वेट ऑफ द बॉय ऑन द सरफेस ऑफ मून. इसको देखते हैं. फार्मूला फॉर वेट इज m इंटू g and m is equal to 30 kg and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Therefore, kilogram meter per second square. Therefore, weight is equal to 294 Newton on the surface of Earth. Now, what is the value of weight on the surface of Moon? As we know that Wm is equal to 1 by 6 of We. Therefore, 1 by 6 into 294 Newton, it means Wm is equal to 49 Newton. यानी कि जो बच्चा है उसका वेट मून की सरफेस पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट. इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं. इसके लिए हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं और इस कार्डबोर्ड पे एक पिन रखते हैं और फिर इस पिन पर हम फोर्स लगाते हैं. तो फोर्स लगाने के बाद पिन क्या है, कार्डबोर्ड के अंदर चली जाती है. अब इस केस में जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स क्या है, कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर. ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है. तो आइए अब हम देखते हैं कि थ्रस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. थ्रस्ट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ थ्रस्ट? एज थ्रस्ट इज ए फोर्स, therefore we can say that unit of thrust is Newton. Now the next topic is pressure. प्रेशर को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. इसके लिए हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं और उस कार्डबोर्ड पर एक पिन को रखते हैं और फिर पिन पर हम फोर्स लगाते हैं तो पिन कार्डबोर्ड के अंदर चली जाती है. फिर हम एक मार्कर लेते हैं और मार्कर पर फोर्स लगाते हैं तो मार्कर कार्डबोर्ड के अंदर नहीं एंटर करता है. ऐसा क्यों होता है? अब इसको प्रेशर की हेल्प से हम समझते हैं. प्रेशर क्या है? P इज इक्वल टू F बाय A, फोर्स पर यूनिट एरिया. अब क्योंकि पिन क्या है, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है और इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है. Pin has less surface area. Now the second object is marker और ये क्या है, फ्लैट शेप्ड ऑब्जेक्ट है और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है. अब पिन का सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब अगर हम दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो प्रेशर है वो पिन के ऊपर ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा. जबकि दूसरे केस में क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है और उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसीलिए जो पिन है वो आसानी से अंदर एंटर हो सकती है जबकि जो मार्कर है वो नहीं हो पाया. इसका मतलब जो प्रेशर है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. एक क्या है, फोर्स, और दूसरा क्या है,
सरफेस एरिया। प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस फोर्स इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीज। अभी तक हमने देखा कि सॉलिड्स क्या है, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्या लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हम एक बोतल लेते हैं और इस बोतल में पानी फिल कर लेते हैं। अब ये पानी इस बोतल की वॉल्स पे और इसके बेस पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर अप्लाई करता है। और इस प्रेशर के इफेक्ट को देखने के लिए हम इस बोतल में एक होल कर लेते हैं। तो पानी बोतल से बाहर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि पानी ने बोतल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया। नाउ कंसीडर ए सिचुएशन इन विच सम वीमेन आर पुलिंग वाटर आउट ऑफ ए वेल। तो जब वो कुएं से पानी खींचती हैं तो बाल्टी जो है वो जब तक पानी के अंदर होती है तब तक वो हल्की फील होती है, लेकिन जैसे ही वो बाल्टी पानी के बाहर आती है तो वो भारी फील होती है। यानी कि वाटर में जब तक वो है तब तक वो हल्की है, और जैसे ही वो एयर में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, हैवी फील होगी। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम जानते हैं अपथ्रस्ट के बारे में। और अपथ्रस्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि अपथ्रस्ट क्या होता है। इस एक्टिविटी में हमने एक बॉल में पानी भर लिया है और उसमें एक बॉल को डालते हैं। अब जब ये बॉल इसके पानी के अंदर डाली जाती है तो ये क्या है, पानी के अंदर फ्लोट कर रही है। जब मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करती हूं तो ये नीचे चली जाती है, लेकिन जैसे ही मैं इस बॉल को छोड़ दूंगी तो ये क्या होगा, एक झटके से ऊपर आएगी। इसका मतलब पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ। तो जब बॉल को नीचे की तरफ प्रेस किया गया तो बॉल नीचे चली गई, लेकिन जैसे ही हाथ को हटाया तो बॉल क्या है, एक झटके से ऊपर आई। इसका क्या मतलब हुआ कि पानी ने ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई किया, और जो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें हमने एक बॉल में पानी भर लिया है और उसमें बॉल डाल दी है। तो ये बॉल जो है पानी में फ्लोट करती है। फिर हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये पिन है मेरे पास। इस पिन को जब मैं पानी में डालती हूँ तो ये पिन क्या है, पानी के अंदर सिंक कर जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम देखते हैं। अभी एक्टिविटी में हमने देखा कि बॉल पानी में फ्लोट करती है जबकि पिन क्या है, वो सिंक कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, अब इसको हम देखते हैं। जो पिन है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि पिन का वॉल्यूम कम है और इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और डेंसिटी, अगर पिन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो इसका मतलब पिन क्या है, वो सिंक कर जाएगी। और दूसरा क्या है फैक्टर, दूसरा फैक्टर है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ऑफ वाटर इज लेस देन द वेट ऑफ द पिन। जो पानी ने पिन के ऊपर की तरफ बल लगाया है, वो बल क्या है, पिन के वेट से कम है और इसीलिए पिन क्या है, वो पानी में सिंक कर जाती है। अब दूसरा केस हम लेते हैं बॉल का। बॉल में क्या होता है कि डेंसिटी जो है बॉल की, वो क्या है, पानी की डेंसिटी से कम है।
दूसरा फैक्टर है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉल। यानी कि जो पानी बॉल के ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाती है वो बॉल के अपरे वेट से क्या है, ज्यादा है। और अगर अपथ्रस्ट उसके वेट से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या है, बॉल क्या है, वो फ्लोट करेगी। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हमने बचपन में देखा है, हम कागज की नाव बनाते थे और उस नाव को पानी में छोड़ देते थे और नाव क्या है, पानी में तैरती थी। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो सब्सटेंसेस क्या है, फ्लोट करते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है वो क्या है, सिंक कर जाते हैं। और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, अपथ्रस्ट ऑफ वाटर। अगर अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ज्यादा है वेट ऑफ द सब्सटेंस से तो वो सब्सटेंस क्या है, वो पानी में फ्लोट करेगा, नहीं तो वो सिंक कर जाएगा। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि जो कंसेप्ट है वो हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक क्वेश्चन है, एक बच्चा है अमित, वो अपने फ्रेंड को पोल्स पे मिलता है और उसको 10 kg गोल्ड दे देता है और उसका फ्रेंड अमित की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही उसे इक्वेटर पर मिलता है उसका गोल्ड लौटाने के लिए। तो क्या अमित अपने फ्रेंड की दी हुई क्वांटिटी से एग्री करेगा कि उसने जितना गोल्ड अपने फ्रेंड को दिया था फ्रेंड ने उसको उतना ही गोल्ड रिटर्न किया है? अगर करेगा तो क्यों, और अगर नहीं करेगा तो क्यों? अब इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं उसके दोस्त ने 10 किलोग्राम गोल्ड उसको कहाँ पे दिया है, पोल्स पे। अब क्योंकि मास उसका 10 किलोग्राम है तो उसका वेट क्या होगा, m इंटू जी, यानी कि 10 इंटू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। और जो इक्वेटर के ऊपर वेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 इंटू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। अब हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल्स, देयरफॉर जी पी इज ग्रेटर देन जीई। जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की पोल्स के ऊपर वो क्या है, ज्यादा है इक्वेटर से। तो इसका मतलब जो वेट की वैल्यू, जो गोल्ड की वैल्यू है पोल्स के ऊपर वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी जो वैल्यू इक्वेटर पे होगी उससे। ठीक है, यानी कि जो 10 किलोग्राम का जो वेट होगा, जो पोल्स के ऊपर वेट आएगा वो ज्यादा होगा और वो वेट इक्वेटर के ऊपर जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, कम होगा। अब क्योंकि अमित ने उसको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दिया था, वेट ज्यादा था उस गोल्ड का, तो लेकिन जब वो उससे इक्वेटर पर लेगा तो वो अमाउंट डिफरेंट होगी, वो क्या होगा, कम होगा। तो अमित उसकी बात से एग्री नहीं करे। अगला क्वेश्चन है कि जो स्कूल बैग्स होते हैं उनकी स्ट्रिप्स जो है वो ब्रॉड क्यों होती हैं? स्कूल बैग्स की स्ट्रिप्स ब्रॉड इसलिए होती हैं, एज वी नो दैट प्रेशर P इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा, इफ एरिया इज मोर, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए जो स्कूल बैग्स हैं उनको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि बच्चों के कंधों में दर्द ना हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बच्चा है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर जंप कर रहा है। अब अगर वही बच्चा मून की सरफेस के ऊपर जाके जंप करे तो कौन सी सरफेस के ऊपर वो हायर जंप कर पाएगा? कौन सी सरफेस के ऊपर वो हायर जंप कर पाएगा और क्यों? अब इसको समझते हैं कि वेट का जब हमने फार्मूला निकाला था, वेट ऑफ मून
इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, या हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो मून का है वो क्या है, वीक है। ग्रेविटेशनल पुल किसका वीक है, मून का। तो बच्चा जो है वो मून पर ज्यादा हायर जंप कर पाएगा क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम इफेक्ट डालेगी। ग्रेविटी क्या करती है, बच्चे को नीचे की तरफ खींचेगी। अब ग्रेविटी ज्यादा होगी तो बच्चे को ऊपर जाने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो बच्चा जो है वो मून की सरफेस के ऊपर ज्यादा ऊंचा जंप लगा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बीकर है, उस बीकर में पानी भरा हुआ है, उस बीकर में पानी भरा हुआ है। द बीकर इज फिल्ड विद वाटर, और उसमें एक कोर्क का टुकड़ा है। उस कोर्क को जब पानी के अंदर प्रेस करते हैं, एक स्थिति तो ये है कि कोर्क कहाँ है, यहाँ है, और दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि कोर्क जो है वो यहाँ है। तो कौन सी कंडीशन में बायंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर हम उस कोर्क को नीचे प्रेस करते रहें तो क्या बायंट फोर्स बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। अब देखो, जब हम लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जब हम कोर्क के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो लिक्विड भी क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा कोर्क के ऊपर, और जैसे जैसे हम अपना फोर्स बढ़ाते रहेंगे उसको नीचे लाने के लिए, वैसे वैसे क्या है, बायंट फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लिक्विड को नीचे लेकर आएंगे वैसे वैसे बायंट फोर्स क्या है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब आप इस कंसेप्ट को अच्छे से रीड करें और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स या और क्वेश्चंस को करके देखें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।